नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, पटना और शिमला में जो खबरें हैं, वो खबरें विपक्ष के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। पटना की खबर तो एनडीए के अलायंस पार्टनर नीतीश कुमार के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। शिमला में भारतीय जनता पार्टी को कई बार ऑपरेशन लोटस की बुनियाद रखने वाले नेताओं को हिला देने वाले अभिषेक मनु सिंघवी ही दांव पर लगे नजर आते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, वो अभिषेक मनु सिंघवी जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस की दूसरी ताजपोशी रोक दी, 80 घंटे में उन्हें रुखसत करा दिया। वो अभिषेक मनु सिंघवी जिन्होंने महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में जो येदियुरप्पा मॉडल हुआ था, उस सरकार को भी हफ्ते भर के अंदर भूतपूर्व होने पर मजबूर कर दिया था। और वो अभिषेक मनु सिंघवी जिन्होंने कई मामले में सरकार को इस प्रकार घेरा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के तथ्य, सरकारी वकीलों के तथ्य निस्तेज होते चले गए, लेकिन उनकी सीट दांव पर है। हिमाचल की सरकार दांव पर है। 68 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के पास 40 विधायकों का समर्थन है, लेकिन कहा जा रहा है कि 9 विधायक क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। और वो 9 विधायक क्या सिर्फ राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग तक सीमित है, या सरकार को अस्थिर करने के लिए तैयार है? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए वहां सुकून भरी खबर यही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी कांग्रेस पार्टी के पास है। और विधानसभा अध्यक्ष के पास यह अधिकार है कि राज्य में विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी पार्टी के विप यदि 9 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कोई एप्लीकेशन डालते हैं, तो फिर उन्हें डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। और यदि वे डिस्क्वालीफाई होते हैं तो असेंबली की स्ट्रेंथ नीचे आ जाएगी। असेंबली की स्ट्रेंथ नीचे आ जाएगी, तब तय होगा कि किसका बहुमत है और किसका बहुमत नहीं है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश की सत्ता हिली हुई जरूर है, लेकिन सरकार चली गई है, दावे के साथ ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन उससे ज्यादा विकट स्थिति पटना में है। पटना में कौन किसके साथ खेल कर रहा है, कौन किसको डिच कर रहा है, कौन किसको राजनीतिक रूप से धोखा दे रहा है, इसका आज की तारीख में पक्के तौर पर अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक टूट चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल की भी 1 विधायिका आज टूट चुकी है। इसके पहले राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक टूट चुके थे, लेकिन पहले जो तीनों टूटे वो नीतीश कुमार के पाले में गए, और आज जो तीनों टूटे हैं वो तीनों भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए हैं। विधानसभा के अंदर ट्रेजरी बेंच में वो जरूर बैठ रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि तेजस्वी यादव की पार्टी के जो विधायक नीतीश कुमार के साथ गए, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए तेजस्वी यादव की पार्टी ने कोई नोटिस नहीं दिया। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी पार्टी की विधायिका संगीता देवी गई है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब विधायिका गई है तो साथ साथ कांग्रेस के 2 विधायक भी गए हैं, मुरारी गौतम और सिद्धार्थ। तो क्या कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी के साथ जाने वाले अपने विधायकों को, बीजेपी के नेताओं के साथ मिठाई खाने वाले अपने विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का कोई नोटिस देंगे? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ राजद और कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं। ये डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस स्पीकर को मिलता है या नहीं मिलता है, इस पर काफी हद तक निर्भर करेगा। बिहार विधानसभा का गणित आप जानते हैं, 243 सदस्यों की विधानसभा है, 122 बहुमत का आंकड़ा बनता है। राष्ट्रीय जनता दल के पास 79 यानी 79 विधायक है, भाजपा के पास उससे कम 1 यानी 78 विधायक है, और नीतीश कुमार की पार्टी के पास 45 विधायक है। 19 विधायक कांग्रेस के पास थे और 16 विधायक लेफ्ट पार्टियों के हैं। 1 विधायक एमआईएम के, 4 विधायक जीतन राम मांझी की पार्टी के, और 1 निर्दलीय सुमित सिंह है जो नीतीश कुमार के साथ खड़े। अब सवाल उठता है कि 78 प्लस 45 यानी बीजेपी प्लस जेडीयू, ये भी बहुमत के आंकड़े के पार होता है। और आरजेडी के 79 प्लस 45 प्लस जो पार्टी अब तक टूटी नहीं है, यानी लेफ्ट पार्टियों के भी 15-16 एमएलए को जोड़ दे तो वो आंकड़ा 140 के पास पहुंच जाता है। तो सरकार इसी आंकड़े पर बार बार पाला बदलकर बिहार में बनती रही है, सहयोगी दल बदलते रहे और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब सवाल उठता है कि बिहार में क्या ऑपरेशन लोटस के सहारे नीतीश कुमार को निपटाने के लिए बीजेपी तैयार हो गई है, और क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार की सियासत में
नीतीश कुमार को किनारे करने की कवायद के साथ कहीं कोई ऐसा खेल तो नहीं खेल रही जिसमें कहीं खुद भारतीय जनता पार्टी ही किनारे ना हो जाए। याद रखिए, बिहार में चाहे कुछ भी हो जाए, लालू यादव और तेजस्वी यादव अंतिम सांस तक ये कोशिश करेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन यानी अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी के हाथ कमान न चली जाए या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री न बन जाए। वैसे भारतीय जनता पार्टी पूरी कवायद करेगी कि महाराष्ट्र वाला मॉडल हो जाए। गुवाहाटी मॉडल के तहत जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई, वो पटना में भी खेल हो जाए और मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार के पास न रहकर किसी भाजपा नेता के पास आ जाए। यही कवायद शिमला में भी चल रही है कि शिमला में भी भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री शपथ ले। पटना में भी यही कवायद है। फर्क इतना है कि शिमला में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी नहीं है और पटना में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसे नाजुक मौके पर विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका बड़ी हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जनता दल यूनाइटेड का विधायक दल टूटे। सवाल यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के 3-4 विधायकों से ज्यादा विधायक टूटे और सवाल यह है कि लेफ्ट पार्टियों में भी टूट पड़े। तभी जाकर भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास तकरीबन 35-40 विधायकों की कमी है बहुमत के आंकड़े से, वहां तक पहुंच सकती है। असंभव कुछ भी नहीं है, बेहद मुश्किल जरूर है। और इसी मुश्किल हालात के बीच खबरें यह है कि लालू यादव और नीतीश कुमार कभी भी साथ आ सकते हैं। नीतीश कुमार क्यों आए थे सबको पता है। वो विधानसभा भंग करना चाहते हैं, लोकसभा के साथ वोटिंग कराना चाहते हैं विधानसभा की, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। कहा गया कि जब नीतीश कुमार को साथ लाना था तब वो तैयार थी, लेकिन अब तैयार नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार भजन करने के लिए आए हैं? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की तीसरी ताजपोशी कराने का ठेका लेकर आए हैं, या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का ठेका लेकर साथ में आई है? राजनीति में कोई किसी का ठेका नहीं लेता। हर गठबंधन स्वार्थ पर आधारित होता है। शायद ही कभी कोई गठबंधन विचारधारा पर आधारित होता हो। गठबंधन जब स्वार्थ पर है तो नीतीश कुमार को साथ लाने के पीछे स्वार्थ नरेंद्र मोदी का भी था और नीतीश कुमार का भी स्वार्थ था भारतीय जनता पार्टी के साथ। किसका स्वार्थ पूरा होता है, किसका नहीं होता है, ये इसी पर निर्भर करता है कि गठबंधन धर्म को निभाने के लिए किसके अंदर कितनी ईमानदारी बची है। और यदि ईमानदारी नहीं बची है तो पाला बदल का खेल कभी भी संभव है। एक बार बजट पर वोटिंग हो जाने दीजिए, एक बार 1 तारीख को सत्रावसान हो जाने दीजिए, उसके बाद जब आचार संहिता लगेगी तो उस आचार संहिता के दरमियान नीतीश कुमार किस खेमे के मुख्यमंत्री रहेंगे, इंडिया खेमे के या एनडीए खेमे के, कोई नहीं बता सकता। यानी पाटलिपुत्र, जहां अजात शत्रु के जमाने से, जहां नंद वंश के जमाने से घात प्रतिघात का खेल इतिहास की किताबों से लेकर और आज वर्तमान तक देखने को मिल रहा है, वहां भी घात प्रतिघात के और सियासी दांव पेच के कई सारे खेल आपको और आगे देखने को मिल सकते हैं। राहुल गांधी नीतीश कुमार को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित भी नहीं है और बहुत ज्यादा नीतीश कुमार को लेकर के उनके मन में उत्साह भी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार वापस आते हैं तो राहुल गांधी को कोई गुरेज भी नहीं है। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान बिहार में उन्होंने क्या कहा था? राहुल गांधी ने यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार जाकर शपथ, उसके बाद उनका मफलर छूट गया था राजभवन में। शपथ लेने के 15 मिनट बाद वो वापस राजभवन चले गए। तो 15 मिनट बाद जा सकते हैं तो कभी भी जा सकते हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव दरवाजा खुला होने और कभी भी साथ आने के संकेत दे रहे हैं। सड़क पर जरूर है क्योंकि विधानसभा भंग करने की आशंका है और नरेंद्र मोदी की जो चुनावी मजबूरियां हैं, आप ईडी की कार्रवाई देख सकते हैं। हेमंत सोरेन को डिचकर उनकी सरकार की जगह बीजेपी की सरकार बनाने का प्रयोग फेल हो चुका है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को गिराने का कथित प्रयोग फेल हो चुका है। पंजाब में भगवंत मान सरकार घुसने नहीं दे रही है। खट्टर सरकार 2014 और 19 की तरह नतीजे देने के हालात में नहीं है। योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें राज्यसभा चुनाव में भले ही ना दिखे, क्रॉस वोटिंग से भले ही बीजेपी को फायदा हो, लेकिन हालात ये नहीं है कि यहां पर कोई सेठ आकर के 80 लोकसभा सीटों का नतीजा बदल दे। सेठ राज्यसभा का नतीजा बदल सकते हैं, लोकसभा का नतीजा नहीं बदल सकते, चाहे वो गोदी सेठ हो, चाहे नए नए बने गोदी सेठ हो। लेकिन इन सब से आगे जिस राज्य में
सबसे आश्चर्यजनक घटना हुई जिसने साफ साफ इशारा कर दिया कि विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ होने जा रहे हैं, वो काम अजीत पवार ने किया, महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अजीत पवार ने पूरे साल का बजट नहीं लाया, केवल केवल 4 महीने का अंतरिम बजट लाया, जिसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। और इन 4 महीनों के बजट ने महाराष्ट्र में तय कर दिया कि 4 महीने के बाद संभवतः नई विधानसभा में बचे हुए 8 महीनों का बजट आएगा। आखिर 4 महीने का बजट पेश करने की क्या मजबूरी थी? एकनाथ शिंदे सरकार में ऐसा कौन सा संकट था कि 4 महीने का बजट लाया गया? तो दरअसल हालात ये हैं कि यदि सिर्फ लोकसभा चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और दोनों चुनाव साथ हो सकते हैं तो नुकसान तो होगा, लेकिन नुकसान कम होगा, क्योंकि 48 लोकसभा सीटें और 288 विधानसभा सीटें, यानी 48 की जगह 336 सीटों पर जब चुनाव होगा तो इक्वेशनल पॉलिटिक्स को, समीकरणों की राजनीति को, स्थानीय राजनीति को थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाएगा, और उस थोड़े बहुत स्पेस से 2-4 लोकसभा सीटें शायद बढ़ जाए। ये हालात महाराष्ट्र में है। खेल पटना में भी है, खेल शिमला में भी है, लखनऊ में आज दिन भर का नजारा आपने देखा होगा कि किस प्रकार से विधायकों की बाड़ेबंदी के बावजूद अखिलेश यादव बाड़ेबंदी में कामयाब नहीं हुए। लेकिन बाड़ेबंदी में उनका कामयाब नहीं होना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि सीबीआई और ईडी के माध्यम से विधायक तो खरीदे जा सकते हैं। जनमत को एक बार फिर से सीबीआई, ईडी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोड़ देगी, इसकी गुंजाइश कम नजर आ रही है। यानी नीतीश कुमार की सरकार दांव पर है। नीतीश कुमार कब कहां किस गठबंधन का हिस्सा हो जाए कोई नहीं जानता, और नीतीश कुमार जो अपनी आखिरी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं, और वो इसी उम्मीद में है कि अगले 5 साल के लिए राजनीतिक करियर आगे बढ़ जाए, और उसे आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी यदि उस जिद पर सहमत नहीं हुई तो नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी को नीतीश कुमार मुश्किल बना सकते हैं। कल्पना कीजिए, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा धक्का लग चुका है। बार बार पाला बदल से धक्का लगना स्वाभाविक है, और एक बार अब और पाला बदल ले तब भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा गिर चुकी है। इक्वेशनल पॉलिटिक्स में उनके पास कुछ वोट है जो किसी गठबंधन के साथ जुड़कर उस गठबंधन की चुनावी संभावनाओं को सत्ता में आने लायक बना सकते हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी के सहारे नहीं, समीकरणों के सहारे। भारतीय जनता पार्टी का साथ यदि इस मौके पर नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, जब आचार संहिता लगने ही वाली हो, तो जनता सबसे ज्यादा पलटूराम भारतीय जनता पार्टी को कहेगी कि आखिर आपने क्या सोचकर नीतीश कुमार को 1 महीने पहले वापस लाया था। इस आशंका में भारतीय जनता पार्टी बिहार से लेकर दिल्ली तक, और दिल्ली से लेकर कथित गुजरात लॉबी तक, यहां तक कि नागपुर तक दुबली हुई जा रही है। नीतीश कुमार को पाला बदलना होगा। 3 ही भाजपा मंत्री हैं, कभी भी बर्खास्त कर देंगे, और कभी भी राजद की एंट्री हो जाएगी, कभी भी लेफ्ट और कांग्रेस के बचे हुए विधायकों की एंट्री हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो भद पिटेगी, उस भद पिटने के दौर में जब दोनों तरफ का भद पिटने में पार्ट बराबर हो जाए, नीतीश कुमार का भी, बीजेपी का भी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के पास विकल्प जब नहीं होगा तो नुकसान सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को होगा। नीतीश कुमार को जितना नुकसान होना था हो चुका, और इस उम्र में, इस पड़ाव पर, इस दौर में यदि उन्हें जो नुकसान होगा, उस नुकसान की कम से कम नीतीश कुमार को उस कदर परवाह नहीं होगी जिस कदर नरेंद्र मोदी को होगी। शिमला में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का जाना, यदि वो जाती है सरकार, तो सीधा सीधा इशारा इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी जिस कथित फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत पार्टी को चला रही है, वो फ्रेंचाइजी मॉडल इस देश में, देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए एक घाटे का सौदा साबित होने जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। सबसे पहले उन्हें जरूरत है कांग्रेस बचाओ यात्रा करने की, विधायक बचाओ यात्रा करने की। फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत जनता दल बिखर चुका है 90 के दशक में। यही फ्रेंचाइजी मॉडल वीपी सिंह ने लाया था जनता दल के अंदर, कि बिहार में लालू यादव और रामसुंदर दास को पहले, फिर बाद में लालू यादव और नीतीश कुमार, फिर बाद में लालू यादव और रामविलास पासवान। पार्टी बिखरती चली गई, सारे चेहरे बिखरते चले गए। उत्तर प्रदेश में भी यही किया था, मुलायम सिंह और अजीत सिंह, फ्रेंचाइजी मॉडल। वो फ्रेंचाइजी मॉडल में जनता दल बिखर गया। गुजरात में चिमन भाई पटेल का फ्रेंचाइजी मॉडल जनता दल में था, वो बिखर गया। कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े और एच डी देवेगौड़ा का फ्रेंचाइजी मॉडल,
वो भी कर्नाटक में जनता दल बिखर गया। और हरियाणा में देवीलाल परिवार का फ्रेंचाइजी मॉडल, वहां भी जनता दल बिखर गया। अब यही फ्रेंचाइजी मॉडल लंबे समय से कांग्रेस में दिख रहा है और जिसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। मध्य प्रदेश में कौन सा फ्रेंचाइजी मॉडल था कांग्रेस का? यही फ्रेंचाइजी मॉडल जिसमें कमलनाथ बनाम सिंधिया बिखरना तय था, वही हुआ। यही फ्रेंचाइजी मॉडल राजस्थान में दिखा और राजस्थान में भी पार्टी बिखरते बिखरते बची। मानेसर कांड सफल होते होते बचा। अशोक गहलोत, सचिन पायलट। ठीक यही काम वीरभद्र सिंह का परिवार और सुक्खू, यह फ्रेंचाइजी मॉडल वहां चल रहा है। आज की तारीख में कांग्रेस को हर राज्य में एक डीके शिव कुमार की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी से करने में नाकाम रही है और यह सीधा सीधा आला कमान की कमजोरी है, क्योंकि आला कमान के पास कम से कम व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे यही लगता है कि न तो आला बचा है और न ही कमान बचा है। उस स्थिति में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते रहे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते रहे, लेकिन मोहब्बत की दुकान का शटर उठाने के लिए, उसके काउंटर पर सुबह सुबह बोहनी कराने के लिए कांग्रेसियों की जरूरत होगी। वो कांग्रेसी राज्य दर राज्य उनके हाथ से खिसकते जा रहे हैं। फिर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का शटर उठाकर वहां पर बोहनी कौन कराएगा सुबह में? कांग्रेस पार्टी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर कांग्रेस पार्टी बिखरी क्यों। भारतीय जनता पार्टी का ईडी मॉडल, कथित ईडी मॉडल सबको पता है, लेकिन अब जो खबरें 3-4 राज्यों में आज आपने देखी, शिमला में देखा, पटना में देखा विधायकों की टूट, शिमला में क्रॉस वोटिंग के सहारे विधायकों की टूट, लखनऊ में क्रॉस वोटिंग के सहारे विधायकों की टूट, और महाराष्ट्र में कल से जो घटनाक्रम चल रहा है जिसमें बजट के बदले लेखानुदान आ रहा है, अंतरिम बजट जिसे कहते हैं वो आ रहा है, वो साफ साफ इशारा करता है कि लोकसभा के साथ 2 ही राज्य यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ही विधानसभा चुनाव नहीं होंगे, बल्कि महाराष्ट्र और बिहार में भी हो सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की जिद के आगे, उनकी इच्छा के आगे बीजेपी शीश झुका ले, तब बिहार में लोकसभा विधानसभा साथ में होंगे। और महाराष्ट्र में अंतरिम बजट ने इशारा कर दिया कि चुनाव साथ में होने की मुकम्मल तैयारी संभवतः कर ली गई है। चाणक्य, जुगाड़ू चाणक्य इस माहौल में यदि डर जाए तो आप सोच सकते हैं कि जुगाड़ू चाणक्य की क्या स्थिति होगी। जुगाड़ू चाणक्य का साथ ईडी भी उस तरह से नहीं दे पा रही है, अन्यथा चंपई सोरेन नहीं आते। और जुगाड़ू चाणक्य की स्थिति जब यह हो जाए कि क्रॉस वोटिंग के सहारे अभिषेक मनु सिंघवी को ही संसद ना पहुंचने दिया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में बार बार मामला जो लेकर जाते हैं वो ना ले जा सके, तो जुगाड़ू चाणक्य को सबसे पहले ये भूल जाना चाहिए कि अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने के लिए, वहां पर मुद्दे ले जाने के लिए राज्यसभा की सीट की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की चाहत और जरूरत नीतीश कुमार को हो सकती है, सुखविंदर सिंह सुक्खू को हो सकती है, एकनाथ शिंदे को हो सकती है, तेजस्वी यादव को हो सकती है, भाजपा के लोगों को हो सकती है, अभिषेक मनु सिंघवी को नहीं हो सकती। तो कांग्रेस पार्टी का ये फ्रेंचाइजी मॉडल, नीतीश कुमार की राजनीतिक बेबसी, सीबीआई और ईडी का कथित दुरुपयोग, क्रॉस वोटिंग के लिए हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति और विधायक तोड़ने की प्रवृत्ति जब इस देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मूल मंत्र बन जाए, तो आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव किस तरह से होगा इसका सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। चंडीगढ़ वाले अनिल मसीह की तरह नए नए लोकतंत्र के मसीहा हर जगह, हर लोकतांत्रिक ठीहे पर आपको दिखेंगे। कौन मसीह कब मसीहा बन जाए और कौन मसीह किस सीसीटीवी की जद में आकर के कब न्यायालय के सामने हंसी का पात्र बन जाए, वो बात बहुत छोटी हो जाती है। बड़ी बात तो ये हो जाती है कि मौजूदा दौर में भारतीय लोकतंत्र जिस प्रकार से मछली बाजार में तब्दील होता जा रहा है और मछली बाजार में खरीद फरोख्त का खेल जिस प्रकार से सत्ता के संरक्षण में चल रहा है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और लोकतंत्र की परिकल्पना करने वाले लोगों को, सिविल सोसाइटी वाले लोगों को, जनमत का निर्माण करने वाले लोगों को और सबसे बढ़कर लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में वोट डालने वाले लोगों की मन स्थिति पर क्या प्रभाव डाल रहा है। वोट किसी को दो, सरकार कोई और बनाएगा। ये हालात जब इस देश में आ जाए तब तो क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, विधायकों को अपने पाले में लाना सब चलता रहेगा और अंतरिम बजट भी पूर्ण विधानसभा में आता रहेगा। लोकतंत्र भी पूर्ण बना रहेगा, लेकिन अपूर्णता का संकेत देता रहेगा।
देखते रहिए, अमृत काल है और अमृत काल का विस्पान करने के लिए और कोई तैयार हो ना हो, लोकतंत्र भारत का जरूर तैयार है और मौजूदा दौर में इस अमृत काल का मजा लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।